everyone and welcome back to the Learning Ladder. I hope you all are doing well. So in today's video we'll be studying chapter number 3, that is election and representation. So basically ये chapter जो है ये chapter है आपकी first book, that is Indian Constitution at Work का third chapter, in which you'll be talking about election system in India कि कैसे election systems होते हैं इंडिया में, why do we need a representation in India. We'll be talking about difference between direct and indirect democracy. We'll also be talking about kinds of election system in India जैसे कि first past the post system, proportional representation system and a lot more. So yeah, let's get started. First of all, let's talk about इलेक्शन सिस्टम इंडिया में एग्जैक्टली है क्या. तो आप सबको पता है दैट इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी with a parliamentary system. We all know that India has a constitution in which all the rules and regulations are written, and India is a democracy, which means that we can elect our representative and we can choose a representative on behalf of us and they can make our decisions on behalf of us, right? And we also have a parliamentary system. We have a parliament of government, and at the heart of the system is a commitment to hold regular, free and fair elections, which means that it is our government's duty, it is a commitment given by our governments, it is our government's responsibility कि वो रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट कराए. मतलब हमारे इंडिया में हर 5 साल में राइट रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस कंडक्ट होए, फ्री इलेक्शंस कंडक्ट हो, कोई फ़ी ना चार्ज करें हम उसकी, और फेयर इलेक्शंस मतलब बिना बायसनेस के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएँ. ये इलेक्शंस डिटरमाइन करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन क्या होगी. ऑब्वियसली यार इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस जब होते हैं तो वी इलेक्ट आर सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे इन विच वी चोज द एनडीए गवर्नमेंट विच इज़ अ कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट. एंड इसमें इलेक्शंस हमें क्या डिटरमाइन कराते हैं, ये डिटरमाइन कराते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होगा गवर्नमेंट का, मेंबरशिप क्या होंगी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की. जैसे लोकसभा की मेंबरशिप क्या होगी, राज्यसभा की मेंबरशिप क्या होगी, राइट. ठीक है, स्टेट का, पार्लियामेंट का, यूनियन टेरिटरी का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वहाँ से हम पता लगाते हैं कि ये सब चीज़ें इलेक्ट होती हैं इलेक्शन सिस्टम से हमारे, राइट. Now let's talk about necessity of representation in a large democracy. We all know India is one of the most largest democracy in the whole world, and we should know कि क्या ज़रूरत है, what is the need of representation in a large democracy. You all know बहुत practical तो नहीं होगा कि सारे citizens जो हैं वो directly decision making में part ले लें, राइट. सारे सिटीजन से जो भी दुनिया में हो रहा है उसमें हमारा स्टेक हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है. रिप्रेजेंटेटिव्स इसीलिए इलेक्ट किए जाते हैं बिकॉज हर कोई सिटीजन डायरेक्टली पार्ट नहीं ले सकता डिसीजन मेकिंग में. देयरफॉर हम अपने बिहाफ से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि इलेक्शंस कितने ज़्यादा वाइटल और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. इलेक्शंस हैव बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस टुडे. डेमोक्रेसी सजेस्ट क्या करती है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सके, वी हैव एन इक्वल शेयर ऑन द गवर्नमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इलेक्शंस में हम वोट कर सके. तो हम वोट किस लिए करते हैं, इलेक्शंस में वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारे वेलफेयर के लिए डिसीजंस ले, पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए, राइट. सो दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सिम्बल्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड इसमें 3-2 मार्कर का जो क्वेश्चन है, 2-3 मार्कर का क्वेश्चन बन जाता है. सो लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, देखो. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट को रन करने में. जैसे कि एंशियंट सिटी ऑफ ग्रीस में ऐसा हुआ करता था. आराम सभास होती हैं, वहाँ पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है जहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं. अब आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्ट लेना इंडिया जैसी बहुत ही वास्ट कंट्री के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब हमें डिसीजन लेना होता है लैक्स एंड करोर्स ऑफ पीपल के लिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिखती. इसीलिए वी हैव एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच मीन्स दैट सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं who in turn are involved in governing the country and administrating the country. सिटीजन्स का इतना रोल नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड रोल होता है. वो सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई लॉज या फिर पॉलिसीज़ हमें पसंद नहीं आती है तो वी कैन प्रोटेस्ट, राइट. वी हैव द फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, एंड उससे गवर्नमेंट्स कभी कभी उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, विच इज़ चेंजेस ला सकते हैं,
राइट, इन देयर लॉज एंड पॉलिसीज़. सो मेजर डिसीजंस में हमारा लिमिटेड रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में भी नहीं होता है. हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं पॉलिसीज़ बनाने में, बट स्टिल हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते कि हम ही गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस नहीं लेते, हम ही पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं, बट हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में, जो ये सब चीज़ें करते हैं हमारे बिहाफ पे. ठीक है, आई होप इतना क्लियर था. अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंटरेस्टिंग इज वेल, दैट इज़ नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. राइट, लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं. सही, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स भी बहुत कीन होते हैं कि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रेजेंट कराएं, बट ऐसा नहीं होता है. वो क्यों प्रेजेंट कराते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका रूल थ्रेटन ना हो, कोई उन पर क्वेश्चन ना करे कि वो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करा रहे हैं. सो ये चीज़ होती है. वेर एज हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, सारे बेसिक रूल्स ले डाउन करते हैं कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे फ्री एंड फेयर मैनर में एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, आई होप इतना क्लियर था. अब नेक्स्ट लेट्स मूव टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं. एक ना एक क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टॉपिक से, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया एंड वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इज वेल ऑफ द चैनल. ठीक है, इलेक्शन सिस्टम में हम दो इलेक्शन सिस्टम की बात करेंगे. एक है PR सिस्टम, which is proportional representation system, and एक है FPTP system, that is first past the post system. ठीक है, first let's talk about first past the post system, that is FPTP system. Now इस system को समझने के लिए we need to first see this newspaper clipping that is given in your NCERT. You can open your NCERT and see this newspaper clipping right here. This clipping talks about one of the most historic moments in the Indian democracy. लोकसभा इलेक्शन, ये पिक्चर बात कर रहा है 1984 के लोकसभा इलेक्शंस के बारे में, जिसमें कांग्रेस पार्टी केम टू पावर, कि कांग्रेस पार्टी जीत गई थी बाय विनिंग 415 आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स. यू मस्ट बी नोइंग दैट लोकसभा में होती है 543 सीट्स, एंड 543 में से 415 सीट्स किसको मिली थी? कांग्रेस पार्टी को मिली थी, विच इज़ एक्चुअली मोर देन 80% ऑफ द सीट्स. ऐसी विक्ट्री किसी भी पार्टी ने कभी भी लोकसभा इलेक्शंस में अचीव करी नहीं थी. इसलिए एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट था इंडियन डेमोक्रेसी में. व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो? कांग्रेस पार्टी 4/5 ऑफ द सीट्स उन्होंने जीती थी, विच इज़ 4/5 ऑफ द सीट्स उन्होंने ओवरऑल जीती थी. तो इसका मतलब ये है कि हर एक 4 आउट ऑफ 5 इंडियन वोटर ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था, कि हर 5 में से 4 वोटर ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था. इसका मतलब ये है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, एक्चुअली नॉट. अगर हम टेबल में देखें, यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है हमें, कांग्रेस पार्टी को मिले थे 48% वोट्स. यहाँ पे देखो, कांग्रेस पार्टी को परसेंटेज, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज ऑफ वोट्स. तो कांग्रेस पार्टी को मिले थे 48% ऑफ वोट्स, जिसका मतलब ये है कि जिन्होंने वोट किया था उन्होंने कांग्रेस पार्टी के फेवर में वोट किया था, विच इज़ 48% ऑफ लोगों ने जिन्होंने वोट किया था. राइट, 48% ऑफ लोगों ने जिन्होंने वोट किया था उन्होंने किसके फेवर में वोट किया था? कांग्रेस पार्टी के, मतलब उनको वोट किया था. राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक 5 में से 4 इंसान ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था. बहुत ही डिफरेंस है अगर आप समझने जाओगे. राइट, बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा. लेट्स सी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल रही है कि उन्होंने जीती थी यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब कैंडिडेट जीतता है उन्होंने 50% लेस वोट्स करे थे. इसको मैं बहुत ही ना आसान तरीके से आपको बहुत ही सिंपल एंड बेसिक तरीके से समझाती हूँ. लेट्स सी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ठीक है, अब इधर 3 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्ट करे हैं. एक है B कैंडिडेट, एक है C कैंडिडेट और एक है D कैंडिडेट. ठीक है, ये 3 कैंडिडेट्स हैं जो A कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, A कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं. अब क्या होता है, B कैंडिडेट को मिलते हैं 20% ऑफ सीट्स, C कैंडिडेट को मिलता है 10% ऑफ सीट्स और D को मिलते हैं 5% ऑफ सीट्स. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द FPTP सिस्टम B कैंडिडेट जीत जाएगा, बिकॉज उसके सबसे ज़्यादा % ऑफ वोट्स मिले हैं और C और D से ज़्यादा मिले हैं. राइट,
ये मैटर नहीं करते कि बी को मेजॉरिटी मिली है कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली 20% तो मेजॉरिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बी को 50% से ज़्यादा वोट्स ही चाहिए या किसी परसेंट से ज़्यादा वोट्स ही चाहिए टू गेन मेजॉरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गैदर करना। इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपने दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स ले लिए, अगर आपने दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स ले लिए तो आप जीत जाते हो। बात समझ में आ रही है? लेट्स सी दिस थिंग। इन दिस सिस्टम whoever has more votes than all the other candidates is declared elected। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मेजॉरिटी सिक्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मेजॉरिटी ही लेनी है। नहीं, अगर आपके दूसरे कैंडिडेट, जैसे यहाँ पे हम देख सकते थे ना कि बी के, सी और डी के ज़्यादा वोट्स आए हैं, इवन तो ऐसा नहीं है कि सी को किसी ने वोट नहीं किया, सी को 10% ऑफ लोगों ने वोट किया है, डी को 5% ऑफ लोगों ने वोट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वोट नहीं करा लोगों ने। इसका मतलब ये है कि बी को सी और डी से ज़्यादा वोट्स आए हैं, मतलब दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स आए हैं, उसने सबसे पहले पोस्ट, राइट, इस इलेक्टोरल रेस में उसने सबसे पहले पोस्ट को पार कर लिया, मतलब वो इलेक्ट हो गया। अगर दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स आ गए तो आप इलेक्ट हो जाते हो। बहुत ही सिंपल सिस्टम है। दिस मेथड it's called first past the post system. In the electoral race, the candidate who is ahead of others, who crosses the winning post first of all, is the winner। इस सिस्टम को हम प्रोलैरिटी सिस्टम भी कहते हैं, और ये इलेक्शन सिस्टम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट इंडिया क्या फॉलो करती है, FPTP सिस्टम फॉलो करती है। आपने नोटिस करा होगा अभी जो 2024 के भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें, तो आपने नोटिस करा होगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना ऐसे इलेक्शन के टाइम पे ऐसे होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सीट मिली है, इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बेसिकली बोलते हैं हम टिकट मिली है। तो वो क्या होता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे होते हैं, एंड जब इलेक्शंस के डे होता है, पोलिंग डे होता है, जो पूरे न्यूज़ चैनल्स भरे हुए होते हैं इलेक्शन की न्यूज़ से कि ये यहाँ से जीत गए, ये यहाँ से हार गए, तो वो क्या होता है, बेसिकली यही होता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये वही सिस्टम फॉलो होता है वहाँ पे भी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ना आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सारा सिस्टम है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, पूरी कंट्री को ना, एक सेकेंड मैं इसको हटा देती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है स्क्रीन। इस सिस्टम में इस पूरे सिस्टम में पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, बहुत ही अजीब सा मैप है इंडिया का। इधर पूरी कंट्री को 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, लेट्स सी, 3 पार्टीज हैं, और पंजाब है। तो पंजाब में भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, मतलब पंजाब के अंदर भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जिससे अलग अलग एरियाज से बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, ठीक है, कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, आम आदमी पार्टी अपनी कैंडिडेट खड़ा करेगी। ठीक है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो इलेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे इस टेबल से भी, इस टेबल को भी आप रीड कर सकते हो कि डिफरेंस यू कैन सी ना कि परसेंटेज ऑफ वोट्स इज 48%, बट सीट्स ज़्यादा मिल रखी हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज़ PR सिस्टम, विच इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इस सिस्टम को समझने के लिए ना हमें इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो इजराइल में कैसे इलेक्शंस होते हैं वो समझने पड़ेंगे, बिकॉज PR सिस्टम इजराइल में होता है। इजराइल में वंस द वोट्स आर काउंटेड, each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of votes। हर एक पार्टी को पार्लियामेंट में उतनी ही सीट्स मिलती हैं जितने उनके वोट्स का प्रोपोर्शन होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हर एक पार्टी अपनी कोटा फिल करती है सीट्स का, अपने नॉमिनीज़ को पिक करती है और प्रेफरेंस लिस्ट डालती है इलेक्शंस के पहले। इस इलेक्शन सिस्टम को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जितनी आपकी सीट्स हैं पार्लियामेंट में, मतलब जितने आपके प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स हैं, जितने आपको वोट्स मिले हैं उतनी ही आपको सीट्स मिलेंगी, proportion of seats मिलेंगी, राइट। पार्टी गेट्स द सेम proportion of seats as proportion of votes। PR सिस्टम में भी 2 वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, 2 वेरिएंट्स होते हैं। एक वेरिएंट आपको बता रखा है इजराइल के केस में कि इजराइल और नेदरलैंड्स में पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, और सीट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी, ईच पार्टी को अलॉट की जाती है उनके वोट्स के हिसाब से नेशनल इलेक्शन में। वेयर एज ऑन द अदर हैंड कंट्रीज़ लाइक
अर्जेंटीना, पोर्टुगल, वहाँ पे पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। इधर इजराइल के केस में जैसे ये अगर कंट्री का मैप है, बहुत ही वियर्ड सा मैप, इसको एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा। मतलब हमारे इंडिया में तो 543 में डिवाइड करते हैं ना, नहीं, इजराइल और नेदरलैंड्स में ऐसा नहीं होता है, वो पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है अर्जेंटीना और पोर्टुगल का, कि अर्जेंटीना और पोर्टुगल में उस कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है अलग अलग मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। और हर एक पार्टी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को उनकी लिस्ट प्रिपेयर करती है कैंडिडेट्स की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से। मतलब अगर क्योंकि डिवाइड किया जाता है तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंडिडेट ए खड़ा होएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट बी खड़ा होगा, तो वो डिफरेंट है। बट इजराइल और नेदरलैंड्स में सिर्फ एक ही ऑब्वियसली पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जा रहा है, तो सिर्फ पार्टी को देखते हैं। जैसे अगर इंडिया में ये वाला सिस्टम होता ना, PR सिस्टम, तो हम जनरल इलेक्शन जब लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराते तो हमारे पास सिर्फ ऐसे जैसे दो पार्टीज़ हैं, BJP और कांग्रेस, तो सिर्फ हमारे पास पार्टीज़ का ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है यहाँ से, ऐसा नहीं होता हमारे पास। BJP या तो BJP को वोट करो या तो कांग्रेस को वोट करो, पार्टीज़ को वोट करो बेसिकली। यहाँ पे वो कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, बट यहाँ पे हमें पार्टी को वोट करना होता है, एक सिंगल पार्टी को, बिकॉज पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिक्लेयर किया, तो ऑब्वियसली इतने सारे कैंडिडेट्स क्यों खड़ा करेंगे वो, है ना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब लेट्स मूव। इंडिया में भी PR सिस्टम एक्चुअली हम देखने को मिलता है। इंडिया में हमने PR सिस्टम बहुत ही लिमिटेड स्केल में डाल रखा है, इतना ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं है, और बहुत ही और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए डाल रखा है। बिकॉज हमें पता होगा कि हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या फिर विधानसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और थर्ड वेरिएंट है, जैसे ये तो पहला वेरिएंट है इजराइल और नेदरलैंड वाला, ये क्या है, दूसरा वेरिएंट है। हम तीसरा वेरिएंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा और तीसरा वेरिएंट यूज़ करते हैं हमारी कंट्री में, जब हम विधान परिषद राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, तो हम ये तीसरा बहुत ही कम्प्लेक्स और थर्ड फॉर्म ऑफ PR सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में भी हम PR सिस्टम यूज़ करते हैं। FPTP हम मेन इलेक्शंस के लिए करते हैं, बट PR सिस्टम हम बहुत ही लिमिटेड स्केल में यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर था। अब एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT, प्लीज़ डोंट स्किप दीज बॉक्सेस, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इजराइल फॉलोज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन द लेजिस्लेचर टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 4 years। जैसे इंडिया में 5 years है, तो यहाँ पे इनका रेगुलर इंटरवल है 4 साल। ईच पार्टी डिक्लेयर्स अ लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, बट वोटर्स वोट फॉर द पार्टी एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है इजराइल में कि वो कैंडिडेट्स खड़े नहीं करते हैं, मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया था पहले, कैंडिडेट्स वो लिस्ट करते हैं, बट हम ओवरऑल एक सिंगल पार्टी के लिए वोट करते हैं, हम कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं करते हैं, ठीक है। वी डू नॉट वोट फॉर द कैंडिडेट्स बट फॉर द होल पार्टी। अ पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन proportion to the votes polled by it. This allows even the smaller parties with very small support base to get representation in the legislature, which means that जैसे FPTP सिस्टम में क्या था कि अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको ABC का एग्जाम्पल दिया था ना, कि A कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहाँ पे B कैंडिडेट और C कैंडिडेट है, इसको 20% मिले हैं, इसको 10% मिले हैं, D को 5% मिले हैं, है ना, ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल। इसका मतलब तो इस एग्जाम्पल में 20% वाला जीत गया, बट ये जो 10% और 5% वाला था, इसके वोट्स तो वेस्ट में चले गए। इवन तो ऐसा नहीं था मतलब कि इनको किसी ने वोट नहीं किया, 10% लोगों ने और 5% लोगों को रिस्पेक्टिवली वोट तो करा था, राइट, लोगों ने इनके लिए भी वोट किया था, बट इनके जो वोट्स हैं वो वेस्ट में चले गए। ऐसा PR सिस्टम में नहीं होता है। अगर आपके पास जितने भी प्रपोर्शन ऑफ वोट्स हैं उतनी आपको नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगी। मतलब छोटी छोटी पार्टीज जिनको कम प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स में मिलते हैं, बट मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं, उनको उनको रिप्रेजेंटेशन ज़रूर मिलता है लेजिस्लेचर में, इवन दो उनके पास स्मॉल सपोर्ट सिस्टम होता है और बड़ी बड़ी पार्टीज़ जीत नहीं जाती है। जैसे FPTP सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्टीज़ हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं, वो ज़्यादातर जीत जाते हैं। बट इधर जितने भी आपको प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स मिली हैं, वोट्स मिले हैं, उतनी ही प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स आपको मिल जाएंगी। तो विच मीन्स दैट स्मॉलर पार्टीज़ के पास भी एक चांस होता है कि वो रिप्रेजेंट हो पाए लेजिस्लेचर में, ठीक है। एक मिनिमम क्राइटेरिया ऑब्वियसली उन्होंने सेट कर रखा है, बिकॉज अगर 1% वोट
हो गया तो फिर ऑब्वियसली तब तो वो नहीं देंगे ना रिप्रेजेंटेशन। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको 3.25% वोट्स तो आने चाहिए मिनिमम लेजिस्लेचर में सीट्स पाने के लिए, ठीक है। और इससे ज़्यादातर आपको मल्टी पार्टी कोएलिशन सिस्टम देखने को मिलते हैं इजराइल में पीआर सिस्टम के अंडर, बिकॉज किसी पार्टी को ना मेजॉरिटी नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जितने नंबर ऑफ वोट्स हैं, परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है 2015 के इजराइल के जो इलेक्शंस थे, यहाँ पे पार्टीज़ के नेम से रखे हैं और उनको ऑलमोस्ट सेम है, परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स और नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट सेम है ना, इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारा पीआर सिस्टम। आई होप इन दोनों में ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, विच टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज सिस्टम्स। तो ओवरऑल जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। सो इस सिस्टम में कंट्रीज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स, जियोग्राफी के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं एफपीटीपी सिस्टम में। पीआर सिस्टम में लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द एंटायर कंट्री मे बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द केस ऑफ इजराइल एंड और दूसरी कंट्री कौन सी थी, नेदरलैंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इजराइल एंड नेदरलैंड्स, है ना। तो इसमें क्या था, हम एक कंट्री को छोटी जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बट इधर लार्ज डेमोक्रेसीज़ को हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिमार्केट कर देते हैं। और इजराइल और नेदरलैंड वाले केस में हमने पढ़ा था कि हर एक जो इंटायर कंट्री है उसको भी हम एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान सकते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है एफपीटीपी सिस्टम में, बल्कि ऑन द अदर हैंड पीआर सिस्टम में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करा जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ठीक है। पीपी सिस्टम में क्या था, कैंडिडेट के लिए वो वोट करते हैं, है ना। एक कैंडिडेट खड़ा होएगा, उसको सबसे ज़्यादा सीट्स दूसरे कैंडिडेट से मिल जाएंगी तो वो जीत जाएगा, हमने पढ़ा था। इधर हम एक पार्टी के लिए वोट करते हैं, ठीक है, एक होल ब्रॉड पार्टी के लिए वोट करते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं करते हैं। पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं लेजिस्लेचर में, party may get more seats than votes in the legislature, right? Percentage of votes will be less but seats ज़्यादा मिल सकती हैं, and party gets seats in proportion to the percentage of votes। तो हम इतनी देर से मैं बोली जा रही हूँ कि उतनी ही सीट्स मिलेंगी जितनी वोट्स मिलेंगे, तो आपको बस यही लिखना है। और यहाँ पे सीट्स ज़्यादा मिल जाती हैं, वोट्स चाहे कम हो, है ना। कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट मेजॉरिटी, कैंडिडेट हु विंस गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, मतलब ऐसा क्या था एफपीटीपी सिस्टम में जो इंडिया ने इसको अडॉप्ट करा है, राइट। व्हाट वाज डिफरेंट दैट इंडिया ने पीआर सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया एंड एफपीटीपी सिस्टम अडॉप्ट किया। लेट्स सी द रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी। हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्स फॉर्म ऑफ वोटर्स हैं, राइट। कुछ लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट है, किसी के पास नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में, किसी के पास नॉलेज नहीं है। तो ये सिस्टम ना बहुत ही सिंपल था, बहुत ही कॉमन वोटर्स को समझाने के लिए कि ये इलेक्शन सिस्टम है हमारी कंट्री में, बहुत ही सिंपल था। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस इसकी इट वाज वेरी सिंपल एंड कॉमन वोटर्स जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, इलेक्शंस की, उनको भी अच्छे से समझ आ जाता था। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। देन इट ऑफर्स अ क्लियर चॉइस टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। वोटर्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पता होते हैं, जैसे कि इसमें हमें पता है ना कि कैंडिडेट्स होते हैं, तो कैंडिडेट्स को वो शायद उनके खुद के होम टाउन से आते हो कैंडिडेट्स, वो उनके जेंडर के हो, उनके रिलीजन के हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब ना हमें पता होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, वी नो दैट हम इसको इन्हीं इंसान को वोट कर रहे हैं एंड दे कैन होल्ड हिम और अकाउंटेबल। मतलब उनको उन पर ब्लेम कर सकते हैं अगर कोई कोई रॉन्ग डूइंग हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो वी नो आवर कैंडिडेट्स पर्सनली। देन एफपीटीपी सिस्टम लार्जेस्ट पार्टी या कोएलिशन को ना कभी कभी बोनस सीट्स भी दे देता है, मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड अलाउ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी को सबसे ज़्यादा वो इलेक्ट हो गया या फिर उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गए, है ना, कैंडिडेट में एफपीटीपी सिस्टम के अंदर, तो उनको कुछ बोनस सीट्स पे अलाउ कर देते थे, इवन दो उनके वोट्स इतने नहीं होते बट वो लार्जेस्ट पार्टी को दे देते हैं बोनस सीट्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम अडॉप्ट किया। देन पार्लियामेंट्री फंक्शंस को बहुत ही स्मूथली और इफेक्टिवली कंडक्ट करा सकता है एफपीटीपी सिस्टम। वोटर्स को अलग अलग सोशल ग्रुप्स से, अलग अलग कम्युनिटीज़ से एक साथ आके इलेक्शन
जीतना एक लोकेलिटी में, इसको भी इनकरेज करता है ये सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल और फेमिलियर है ऑर्डिनरी वोटर्स के साथ, जो फर्स्ट पॉइंट भी कह रहा था। लार्जर पार्टीज़ को क्लियर मेजॉरिटीज़ विन करने में हेल्प करता है, कभी कभी सेंटर और स्टेट लेवल पे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी डिस्करेज करता है कि वो एक ही कास्ट है, एक ही कम्युनिटी से वोट ले, और अलग अलग कम्युनिटी से और अलग अलग वेराइटी ऑफ कम्युनिटीज़ एंड वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट्स को अपने माइंड में ले। तो दिस वॉज द रीज़न। इसमें से अगर आप 5 ऑलमोस्ट आई गेस 5 ही हैं, ये 6 हैं, तो इसमें से अगर आप 6 भी कर लोगे या फिर 4-5 भी एक बार देख के चले जाओगे तो इट वुड बी रियली गुड। एग्जाम में आप आराम से इसको लिख लोगे। और FPTP सिस्टम क्यों इंडिया ने अडॉप्ट किया, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ डोंट लीव इट और डोंट मिस इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं PR सिस्टम ऑफ इलेक्शंस की। देखो, हमने पता तो लगा लिया कि हमने FPTP सिस्टम क्यों लिया, बट हमने PR सिस्टम क्यों नहीं लिया। मतलब PR सिस्टम के कुछ तो डीमेरिट्स होंगे, कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे, राइट, कि हमने PR सिस्टम नहीं लिया, या फिर PR सिस्टम इन जनरल इतना अच्छा क्यों नहीं है देन FPTP सिस्टम हमारे हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज अ पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट। एज अ रिजल्ट कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जो एक लोकेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वन ऑफ द रीजंस इज कि हमें एक ब्रॉड पार्टी को चूज़ करना होता है, हमें कैंडिडेट्स को नहीं चूज़ करना होता। तो लोगों को चाहिए ना कि वो उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके, जैसे इस वाले पॉइंट में था। तो ये वन ऑफ द रीजंस है। ठीक है, मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उनको भी लगा था कि यार PR सिस्टम ना बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाएगा पार्लियामेंट में। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. As I said, coalition governments बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, किसी भी पार्टी को majority नहीं मिल पाएगी, because as I said कि स्मॉल पार्टीज़ में भी जितने उनके परसेंटेज ऑफ वोट्स होते हैं उनके उनके सीट्स मिल जाती हैं। तो ये भी एक एक डीमेरिट था जो हमें देखने को मिल रहा था। फिर इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्रीज़ में, छोटी कंट्रीज़ में शायद PR सिस्टम काम कर जाए, बट इंडिया जैसी डाइवर्स सिस्टम में हर एक कम्युनिटी ना अपनी नेशन वाइड पार्टी बनाने लग जाएगी। बिकॉज कोई ना कोई तो उनको वोट करेगा ना। अगर आपके पास अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं, जैसे A पार्टी है उसके पास 50% ऑफ वोट्स हैं, ठीक है, B पार्टी है उसके पास 30% ऑफ वोट्स हैं, C पार्टी है उसके पास लेट्स से 10% ऑफ वोट्स हैं, D पार्टी है उसके पास 10% ऑफ वोट्स हैं। अब ये वाली पार्टी उनको लगेगा, उनको भी सीट्स मिलेगी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बिकॉज हर एक पार्टी को यहाँ पे मिलता है जितनी उनकी परसेंटेज ऑफ वोट्स होते हैं उतनी उनको सीट्स मिल जाती हैं। तो इससे क्या होएगा, हर एक पार्टी, हर एक कम्युनिटी जो है वो अपनी नेशन वाइड पार्टी बनाने लग जाएगी। तो क्या होगा, डिसएग्रीगेशन हो जाएगा ना, कंट्री डिवाइड हो जाएगी, डाइवर्स कंट्री। बिकॉज इंडिया में तो इतनी सारी कम्युनिटीज़, इतने सारे कल्चर्स हैं, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। ठीक है, दिस वॉज द डीमेरिट। आई होप इट वॉज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना हमारे गवर्नमेंट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस करे थे। इसका मतलब ये है कि हम जब रिप्रेजेंटेटिव एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वोट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, और वही वोटर्स जो हैं वो उस कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं वही वहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं ये कि दिस सिस्टम meant that for electing a representative from a particular community only those voters would be eligible who belong to that community। मतलब अगर एक A कम्युनिटी है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो A कम्युनिटी के लोग ही वोट कर सकते हैं, B कम्युनिटी के लोग आके वोट नहीं कर सकते। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी चीज़ हमारे को इंट्रोड्यूस कराई थी, विच इज़ सेपरेट इलेक्टोरेट। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस सिस्टम में सारे वोटर्स से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एलिजिबल होते हैं वोट करने के, बट जो कैंडिडेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के होने चाहिए, सोशल सेक्शन के होने चाहिए। आपको पता है ना, हमारे कंट्री में रिजर्वेशन होता है ST और SCs के लिए, और OBCs के लिए भी रिजर्वेशन होता है, विच इज़ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन होता है। वुमेन के लिए भी एक्चुअली रिजर्वेशन होता है, 1/3 सीट्स का भी लोकसभा में बिल पास हुआ था। आई होप आपको पता होगा। सो ये सब चीज़ें क्या है कि वोटर्स तो डिफरेंट पार्टी के, डिफरेंट कम्युनिटी के हो सकते हैं, बट जो कैंडिडेट्स जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के होने चाहिए, जैसे वो SC होने चाहिए या वो ST होने चाहिए। जनरल कैटेगरी का कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता अगर हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जो स्प्रेड हैं पूरी कंट्री में, एंड थोड़े से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं जिनका इतना स्टेक नहीं होता पहले गवर्नमेंट में, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, तो उनको उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द SC एंड STs। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर बोथ एज इन द प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतनी सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई है। जैसे 543 सीट्स में से, इलेक्टेड सीट्स में से 84 जो हैं वो SCs के लिए हैं और 47 जो हैं वो STs के लिए हैं एज ऑन दिस डेटा। ठीक है, तो ये बस आपको नंबर याद होना चाहिए, इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट रिमेंबर द कितनी सीट्स अलॉटेड है, नंबर याद कर लो बस। ठीक है, हु डिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड। आपको एक पर्टिकुलर लाइक ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, ऐसे कोई भी तो रैंडम इंसान आके डिसाइड नहीं कर रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करो इन क्लासेस के लिए, इसको मत करो, इसको करो, इसको मत करो। किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है? तो ये डिसीजन लेती है एक इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड डीलिमिटेशन कमीशन। ये डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है ना, इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री में, उनके साथ काम करती है, उसकी कोलैबोरेशन में काम करती है। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग अप बाउंड्रीज। ऑब्वियसली डिसाइड कौन करेगा कि कितनी बाउंड्रीज हैं कंट्री में, ये एक जगह है, ये एक जगह है, तो बाउंड्रीज को ड्रॉ अप करने के लिए पूरी कंट्री में ये वो भी काम करती है। अ कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रपोर्शन ऑफ SC ST इन दैट स्टेट। कितने SC STs की प्रपोर्शन है उसके हिसाब से इस कंट्री, इस स्टेट में, कि जैसे अगर बिहार में फॉर एग्जाम्पल, नॉट श्योर, अगर बिहार में STs की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा रिजर्वेशन होगा, प्रपोर्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा रिजर्वेशन होगा। तो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन कंडक्ट कराता है। और ये सब चीज़ें करता कौन है? डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन ऑब्वियसली होती है। लोकसभा बिल जो भी पास हुआ था उसमें 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं वो किसके लिए रिजर्व हो गई हैं? वुमेन के लिए रिजर्व हो गई हैं। There has been a strong demand for seeking reservation of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women। अब तो हो भी गया है ना। Since very few women are elected in representative bodies, आपने बहुत कम women को देखा होगा at political positions या फिर bodies में representatives as representative वो elect होती हैं। तो इसीलिए 1/3 सीट्स women के लिए रिजर्व करने की डिमांड थी बहुत टाइम से। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वैसे लोकल और रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ में तो ऑब्वियसली प्रोवाइड हो चुकी है। लोकसभा में जब ये बुक लिखी गई थी आई गेस तब तक नहीं हुई थी, बट अब भी हो गया। ठीक है, बट आपको आई गेस बुक के हिसाब से चलना है। सो या ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर दैट एक इलेक्शन फ्री और फेयर हो, राइट। बहुत ही कोई भी बायसनेस ना हो इलेक्शन में, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी फॉल्ट ना हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन इम्पार्शियल हो और ट्रांसपेरेंट हो। कोई भी एक पार्टी मनी एंड मसल पावर यूज़ करके, पैसे यूज़ करके, पावर यूज़ करके या फिर फैमिली कनेक्शंस यूज़ करके जीत ना जाए, राइट। सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट अलाउ दैट एस्पिरेशंस ऑफ एवरी वोटर टू फाइंड अ लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू द इलेक्टोरल रिजल्ट्स। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें होती हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। अब ये तो हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद होता है बिकॉज हम हर एक क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स दैट हर एक अडल्ट सिटीज़न को एलिजिबल होता है, हर एक एडल्ट सिटीज़न वोट करने का इलेक्शंस में। अब हमें ये नहीं करना, हम बच्चों वाली अब बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है कि 18+ वाले जो होते हैं उनको वोट करना होता है। अब हमें लिखना है एडल्ट सिटीजन्स, विच मीन्स दैट एडल्ट सिटीजन्स मतलब 18+ ना, गिवन है वो। तो सारे एडल्ट सिटीजन्स कंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। 18+ ज़्यादा मेंशन मत करना बिकॉज थोड़ा सा वेग लगता है वो अब, है ना। एंड इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो फ्रेमर्स ने लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो था कि हर एक एडल्ट सिटीजन को गारंटी करना क्या, राइट टू वोट। पहले टिल 1989 क्या था, एडल्ट सिटीजन्स मतलब 18 अबव नहीं, 21 अबव। अब तो 18 अबव है ना, पहले 1989 तक क्या था कि आप एडल्ट तभी माने जाओगे जब आप 21 एज के हो गए, अबव द एज ऑफ 21। अब क्या है,
अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में 1989 में। अमेंडमेंट मतलब चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ, विच मीन्स दैट रिजिड भी है कि ऐसा नहीं कि इम्पार्शली हम चेंज करते जा रहे हैं, और फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बना बहुत पहले था, तो अब सोसाइटल नीड्स के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, विच मीन्स अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। तो अब अमेंडमेंट हुई थी 1989 में, जिसने एलिजिबिलिटी को रिड्यूस कर दिया था 18 साल तक। ठीक है, अब अगर बात करें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज़ की इम्पोर्टेंस की, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हर एक सिटीज़न को इनेबल करता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करे, राइट। एंड लोकसभा इलेक्शंस में भी स्टैंड हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द कंडीशन कि आप लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में तभी स्टैंड हो सकते हो, तभी आप खड़े हो सकते हो अगर आप 25 साल के हो, 25 साल के हो, तब आप इलेक्शन में कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 18 ईयर्स के हो गए तो इलेक्शन में खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव टू IEC विच इज़ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब आप सोच रहे होगे कि इलेक्शंस तो हो जाते हैं, बट क्या गवर्नमेंट खड़ी कराती है? और अगर गवर्नमेंट इलेक्शन कंडक्ट कराती है तो वो इम्पार्शियल नहीं होगी, जैसे रूलिंग पार्टी जो होती है, जैसे बीजेपी ने इलेक्शन कंडक्ट कराए थे इस बारी लोकसभा वाले, नहीं। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है जो कमिट कराती है इलेक्शंस, जो इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। बहुत सारे एफर्ट्स हैं इंडिया में ये इंश्योर करने के लिए कि जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर हो, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम इज़ द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं हम इसे? बिकॉज वो किसी के दबाव में नहीं है, ना ही रूलिंग पार्टी के दबाव में, ना ऑपोजिशन पार्टी के दबाव में, राइट। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करती है और इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। आर्टिकल 324 बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड कराता है फॉर द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। सुपरिंटेंडेंस का मैंने मतलब यहाँ लिख रखा है कि मतलब मैनेजमेंट और अरेंजमेंट कराती है। और ये इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस या फिर इलेक्शन कमीशन कैसे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराएगी, ये कहाँ लिखा होता है? ये लिखा होता है हमारे आर्टिकल 324 में। इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर एक स्टेट में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराती है, मतलब स्टेट वाले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराती है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ लोकसभा या जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, बेसिकली नेशनल इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है जो इंडिपेंडेंटली काम करती है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, मतलब वो अलग है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट किया जाता है। आपने सुना होगा CEC जो होता है वो इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया जाता है, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सब देख रहे हो कि बहुत ही ऑफिशियल तरीके से चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं किसी को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं एंड वो ये सब चीज़ें फंक्शनिंग करते हैं, नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है CEC को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी एडवाइस लेता है। तो ये सब चीज़ें थी। और उनके टर्म्स की अगर बात करें तो वो 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपॉइंट कर ही दिया तो फिर वो मतलब कर ही जा रहे अपना टेन्योर, नहीं। 6 साल एक रेगुलर पीरियड होता है, 6 साल, एंड वो 65 की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव भी किया जा सकता है, जैसे जज को रिमूव कराने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस होता है ना, बहुत ही, जज या फिर जज ही। ठीक है, तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है एक्सपायरी डेट के पहले, उनके टर्म की एक्सपायरी से पहले। बट अगर प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन ले ले, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी अगर ले ले, राइट, वोटिंग करा ले 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, तब CEC को विच इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। अगर पता चलता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इम्पार्शियल तरीके से काम कर रहा था, तो हम उनको रिमूव करा सकते हैं इस कंडीशन के बिहाफ पे। ठीक है, द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। रिमूव करते कैसे हैं? स्पेशल मेजॉरिटी से, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से। एंड अपॉइंट कितने साल तक किया जाता है? 6 साल तक, और 65 की एज तक वो काम कर सकते हैं, अपना टेन्योर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर था। अब आगे बढ़ते हैं।
Over the years, the Election Commission of India has emerged as an independent authority. Comment. हम कैसे बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है? ये मैंने आपको एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है. Let's see. It has exerted its power to ensure fairness in the election process. It has acted as an impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral process. ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से काम करा है इलेक्शन कमीशन ने. इम्पार्शियल और अनबायस तरीके से काम करता है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी, हिस्ट्री भी बताती है इलेक्शन कमीशन की कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स उसने लाई हैं फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस में, और उसको कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज अभी रिक्वायर्ड में नहीं है, बिकॉज ऑल इन ऑल इलेक्शन कमीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं. It is widely agreed that election commission is more independent and assertive now as it was 25 years ago. ठीक है, अब आप देखते हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी आती है, फिर एक ही पार्टी देखने को, मतलब बहुत ही कम पार्टीज देखने को मिलती है. बहुत ज़्यादा नई नई पार्टीज़ आ रही हैं आगे जाके, विच इज़ एक्चुअली द रिजल्ट की इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट है और ज़्यादा असर्टिव और अच्छी तरीके से फंक्शन करता है. ठीक है, ओके. डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. हम ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं इलेक्शन कमीशन को डिफ़िकल्ट लगती हैं? डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आज तक कौन सी फेस करी हैं ईसी ने? लेट्स सी. द ईसी हैज़ फेस्ड बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस सच एज होल्डिंग इलेक्शंस इन मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज, जहाँ पे जो बॉर्डर वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे ये असम, पंजाब जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, जम्मू कश्मीर, राइट. सो इट हैज़ फेस्ड डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब उसको इलेक्शन पोस्टपोन करने गए थे. आपको पता है 1991 में मिडवे इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे बिकॉज एक्स प्राइम मिनिस्टर वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द कैंपेनिंग. तो उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम्स और बहुत ही ऐसी सिचुएशन खड़ी हो चुकी थी जब उनको इलेक्शंस जो हैं वो मिडवे, मतलब बीच रास्ते उनको पोस्टपोन करने पड़े. तो ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था हिस्ट्री में जो इलेक्शन कमीशन ने फेस किया था. 2002 में इलेक्शन कमीशन ने एक और क्रिटिकल सिचुएशन फेस किया था जब गुजरात असेंबली इलेक्शंस को डिसॉल्व करना पड़ा था और इलेक्शंस बाद में कंडक्ट कराने पड़े थे. तो ये कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है. सबसे पहले मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ वाला पार्ट, 1991 के इलेक्शंस जब पोस्टपोन हो गए थे, और गुजरात वाला पार्ट जो 2002 की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. आगे बढ़ते हैं. इलेक्शन कमीशन हैज़ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस. अब ये जो है 6 मार्क का क्वेश्चन है. ये ना पता है किसी ना, अगर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स या फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में सेट आते हैं तो ये किसी ना किसी सेट में 2 चीज़ें ज़रूर आती हैं, विच इज़ फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो ये 2 पढ़ते हैं. देखो, फंक्शंस बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के. सबसे पहले वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है कि कितने लोग हैं जो वोटिंग, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है और वो वोट करने आएंगे एग्जैक्टली. तो वो अप टू डेट रखते हैं. अप टू डेट मतलब कि अगर कोई वोटर की डेथ हो गई, राइट, या अगर कोई शिफ्ट हो गया इंडिया से, तो ऑब्वियसली अब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो वो उनको हटा देते हैं वोटर लिस्ट से. ठीक है, डेथ हो गई किसी की, उसको हटा देते हैं. तो जो भी एरर्स, जो भी गलतियाँ होती हैं वोटर्स में, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन काम करती है. फिर दे कैन ऑर्डर रीकाउंट ऑफ वोट्स. अगर उनको लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस फुल्ली फेयर नहीं और जस्ट नहीं, तो वो रीऑर्डर भी कर सकते हैं वोट का, कि फिर से वोट काउंट होंगे. ठीक है. इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिम्बल्स टू देम. मतलब वो रिकग्नाइज करती हैं कि ये पार्टी एक नेशनल पार्टी है. आपको पता है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी अब नेशनल पार्टीज़ हैं, है ना. और स्टेट पार्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी वाली जो होती है. तो ये सब और भी बहुत सारी स्टेट पार्टीज़ हैं जो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो. तो ये सारी पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना कि ये नेशनल पार्टी है, ये स्टेट पार्टी है, वो भी क्या करती है, इलेक्शन कमीशन ही काम करती है. एंड उनको सिंबल्स अलॉट करना. आपको पता होगा ना कि बीजेपी का सिंबल क्या है, इट्स अ लोटस फ्लावर. कांग्रेस का सिंबल इज़ अ हैंड. तो वो सब चीज़ें क्या है, सिंबल्स कौन अलॉट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन अलॉट कर रहा है. ठीक है. ये इलेक्शन का टाइमिंग, कि इलेक्शन कब होएगा, उसकी डेट, उसका स्केड्यूल, कि क्या क्या शेड्यूल फॉलो करेगा, नोटिफिकेशन करना है इलेक्शंस में, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशंस, डेट ऑफ पोलिंग, कि कब वोट्स काउंट होएंगे, कब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, कब डिक्लेयर होंगे रिजल्ट्स, कब रिजल्ट्स आएंगे, वो सब भी इलेक्शन कमीशन करता है. इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड इट कैन ऑर्डर री पोल इन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी. अगर उसको लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे से पोलिंग नहीं हुई है तो री पोल भी ऑर्डर कर सकता है. ठीक है. और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्प्लीमेंट करता है, विच मीन्स दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए
जो इंश्योर करते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि भाई तुम ये चीज़ें करो एंड फ्री और फेयर इलेक्शंस इसी तरीके से कंडक्ट करे जाएंगे। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्शन कमीशन कि क्या क्या रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सो रिफॉर्म्स मतलब कि हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम सबसे पहला इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं कि हमें ना FPTP से कुछ वेरिएंट ऑफ PR सिस्टम में चेंज करना चाहिए। मतलब जितने उनको वोट्स मिलते हैं उतनी ही प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स उनको मिले। तो ये एक तरीका है, राइट। ये एक रिफॉर्म हम सजेस्ट करते हैं। एक और रिफॉर्म है कि 1/3 ऑफ वुमेन को पार्लियामेंट में सीट्स मिलनी चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए उन्हें। देन देयर शुड बी अ स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम होता है जब मनी और मसल पावर यूज़ करके, 10th में भी आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले चैप्टर में, कि बहुत सारी पार्टीज़ है जो मनी एंड मसल पावर यूज़ करके पार्टीज़ जो इलेक्शन है उसको जीत जाते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो इलेक्शंस हम ये रिफॉर्म करते हैं कि गवर्नमेंट का ना एक फ़ंड होना चाहिए और उसी में से इलेक्शन एक्सपेंसेस पार्टी को मिलना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर सजेस्टिंग। अनदर थिंग वी आर सजेस्टिंग इज़ कि कोई भी कैंडिडेट जिसका कोई क्रिमिनल केस हो ना पेंडिंग, उसको इलेक्शंस में खड़ा नहीं होना चाहिए। इवन दो अपील पेंडिंग है, इवन उसका केस पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अपील पेंडिंग है कोर्ट के बिफोर, स्टिल उसको खड़ा नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशंस में, इलेक्शन पार्टी में। ठीक है, देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स। ठीक है, कोई भी लाइक रिलीजियस तरीके से या रिलीजियस अपील्स के साथ भी यूज़ करके, लाइक रिलीजन एज अ मीडियम यूज़ करके पार्टीज़ को वोट्स नहीं लेने चाहिए। तो एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए। सो ये सारी रिफॉर्म्स हैं विच आर गिवन। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स, कुछ हमारे भी रिफॉर्म्स होते हैं, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। वन इज़ ऑफ कोर्स कि हमको ही थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, मोर एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लिमिट्स हैं एक्सटेंट पे कि ऑर्डिनरी लोग इंगेज हो सके पॉलिटिक्स में एक रेगुलर बेसिस में। इसीलिए नेसेसरी होता है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हमने मतलब जो कैंडिडेट्स को इलेक्ट करा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये डेवलप हो और उनकी फंक्शनिंग भी अच्छे से हो, एक फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट कराएं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बहुत ही फ्री और फेयर मैनर में लाइक इलेक्ट हो एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे सारे एस्पिरेशंस को कंप्लीट कर सके इन इलेक्शंस के थ्रू। तो इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट इलेक्शन सिस्टम्स, वी टॉक्ड अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वी टॉक्ड अबाउट डीमेरिट्स ऑफ PR सिस्टम्स, हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और बहुत सारी इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ा जो हमने इतने डिटेल में पहले नहीं पढ़ रखा था पुरानी क्लासेस में। सो आई होप दिस chapter was clear and you liked the explanation, and yeah, that is pretty much it for today's video. I hope you liked it, and if you did that, please like the video and subscribe to the channel so that you can get more content from me and from the channel The Learning Ladder. And yeah, that's pretty much it for today. Take care and keep learning.